पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार में सुनिए मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रूपेंद्र राव का व्याख्यान। सपने तो अपने होते हैं, उन्हें पूरा कीजिए, उन्हें नए आयाम दीजिए। उच्च शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी पीजी डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल गाइडेंस एंड काउंसलिंग पाठ्यक्रम के अंतर्गत परामर्श की प्रविधियों और हस्तक्षेप विधियों की चर्चा करेंगे। परामर्श की प्रक्रिया 3 बिंदुओं पर आधारित होती है। परामर्श का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है लक्ष्य निर्धारण करना। लक्ष्यों का निर्धारण प्रार्थी सेवार्थी के वातावरण एवं समाज को ध्यान में रखकर किया जाता है। सेवार्थी की रुचि, आवश्यकताओं, वातावरण का ध्यान रखकर लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। समाज के अंतर्गत सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों व आदर्शों के अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। परामर्श की प्रविधियों में कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं जिनकी चर्चा करना यहाँ प्रासंगिक होगा। आइए हम उन महत्वपूर्ण चरणों की चर्चा करते हैं। परामर्शदाता द्वारा परामर्श में प्रयुक्त प्रविधियों में विद्यार्थी की विशेषता और व्यक्तित्व के अनुसार उसका चयन किया जाता है। विलियमसन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने कुछ बिंदुओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु होता है मधुर संबंध बनाना। प्रथम बार जब प्रार्थी या परामर्श लेने वाला जब परामर्शदाता के सम्मुख आता है तो परामर्शदाता का प्रथम कार्य होता है कि उसके साथ आदरपूर्ण ढंग से पेश आना, मधुर संबंध स्थापित करना और उसको विश्वास में लेकर वार्तालाप करना। इन सब बातों से परामर्शी और परामर्शदाता के बीच एक मधुर संबंध स्थापित होता है और यह परामर्शदाता की योग्यता और उसकी रुचि पर निर्भर करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रविधियां परामर्श प्रणाली में महत्वपूर्ण है वो है आत्मबोध उत्पन्न करना। सेवार्थी या विद्यार्थी को स्वयं की योग्यता और उत्तरदायित्व का ज्ञान होना चाहिए। इन सब बातों की जानकारी सेवार्थी को योग्यताओं और उत्तरदायित्व के निर्धारण के पहले करा दी जानी चाहिए। इसके लिए परामर्शदाता को परीक्षण, जो कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो सकते हैं, उनका संचालन और उनकी व्याख्या करना आनी चाहिए और दूसरे अर्थों में हम समझे उसका अनुभव उसके पास होना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीजें परामर्श की प्रविधि में महत्वपूर्ण है वो है क्रिया के लिए कार्यक्रम या नियोजन या उसके लिए सुझाव बनाना। परामर्शदाता प्रार्थी के लक्ष्यों, उसकी अभिवृत्तियों से आरंभ करता है, अनुकूल और प्रतिकूल आंकड़ों या तथ्यों की ओर संकेत करता है, उनको इकट्ठा करता है और परामर्शदाता अपने दृष्टिकोण को इस प्रकार बनाता है कि सभी प्रकार की चीजें एक साथ समायोजित हो सके। इसमें वह कुछ मूलभूत बातें का ध्यान रखता है, जैसे प्रत्यक्ष सलाह। परामर्शदाता निडर होकर अपना सुझाव या सलाह देता है। इस प्रकार की विधि बड़े कठोर मस्तिष्क वाले लोगों के लिए भी उपयुक्त होती है। दूसरी जो विधि है, जब आंकड़े स्पष्ट या निश्चित रूप से विकल्प की ओर संकेत करते हैं तब परामर्शदाता प्रमाणों का विश्लेषण करता है और विकल्पित क्रियाओं के परिणामों को देखता है। चौथी जो महत्वपूर्ण प्रविधि जो परामर्श की प्रक्रिया में बहुत महत्व रखती है वो है व्याख्यात्मक विधि। व्याख्यात्मक विधि परामर्श में सबसे अधिक वांछनीय विधि है। परामर्शदाता धीरे धीरे लेकिन ध्यानपूर्वक आंकड़ों को समझता है, संभावित स्थितियों को और इंगित करता है और जो सेवार्थी होता है उसकी क्षमता और योग्यता का उपयोग करता है। इसमें वह अन्य कार्यकर्ताओं का सहयोग लेता है। सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान परामर्शदाता नहीं कर सकता, इसलिए वह सीमाओं की पहचान करके विशिष्ट स्रोतों की सहायता से या विशिष्ट व्यक्तियों की सहायता से परामर्श के कार्य को आगे बढ़ाता है। इसमें वह कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी करता है, जिसको नॉन वर्बल क्यूज बोल सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज बोला जा सकता है। उनमें सबसे पहला होता है कि मौन धारण करना। कई परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं जब मौन धारण करके केवल बातों को सुनकर भी प्रभावशाली ढंग से परामर्श कार्य किया जा सकता है। प्रार्थी जब अपनी समस्या का वर्णन करता है तब परामर्शदाता मौन धारण कर लेता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चरण या दूसरा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसमें है स्वीकृति। कई बार परामर्शदाता कुछ शब्दों को
कहकर अस्थायी रूप से प्रार्थी को स्वीकृति देता है। वह उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है। शब्दों का उपयोग परामर्शदाता इस प्रकार करता है जिससे प्रार्थी को धारा प्रवाह बोलने में बाधा ना आए। यथा हूं, अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, इस प्रकार के शब्दों का वह प्रयोग करता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह है स्पष्टीकरण। कई अवसरों पर परामर्शदाता को प्रार्थी की बातों या उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्पष्ट करना होता है। स्पष्टीकरण करने के पश्चात ही प्रार्थी को अपनी बातें रखने में आसानी होती है। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य परामर्शदाता करता है वो होता है पुनर्कथन। इसमें प्रार्थी के द्वारा कही गई बातों को परामर्शदाता पुनरावृत्ति करता है, परंतु परामर्शदाता पुनर्कथन के समय किसी प्रकार का संशोधन या स्पष्टीकरण यहां नहीं करता। विद्यार्थियों यह ध्यान रखने वाली बात है कि हम परामर्शदाता केवल प्रार्थी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है, उसको स्वीकृति प्रदान करता है। पांचवी जो महत्वपूर्ण चीजें परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता करता है वो होता है मान्यता देना। अपनी समस्या के विषय में प्रार्थी विभिन्न प्रकार के विचारों को व्यक्त करता है। परामर्शदाता कुछ विचारों को मान्यता प्रदान करता है और कुछ को नहीं करता है। जिन विचारों को मान्यता दी जाती है वे सेवार्थी को प्रभावित करने वाली होती हैं, अर्थात दूसरे अर्थों में जो सेवार्थी के समस्या से संबंधित होती हैं उन विचारों को परामर्शदाता मान्यता देता है। यह परामर्शदाता के व्यक्तित्व और ज्ञान पर भी निर्भर करता है। इसके आगे वह प्रश्न पूछता है जिसमें सेवार्थी को अपनी समस्या से संबंधित विचारों को और अधिक प्रेरणा प्रदान करने के लिए परामर्शदाता को कुछ प्रश्न भी पूछने चाहिए। ये प्रश्न कुछ अंश भी हो सकते हैं और पूर्ण रूप से भी पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा इन प्रश्नों का सारांशों का स्पष्टीकरण परामर्शदाता करता है। सेवार्थी द्वारा कहे गए वक्तव्य या कुछ अंश ऐसे भी हो सकते हैं जो लाभप्रद न हो। इस कारण सेवार्थी स्वयं को अपनी समस्या को समझने में असमर्थ होता है। परामर्शदाता का कर्तव्य है कि वह प्रार्थी के वक्तव्य को संक्षिप्त कर उसे सुव्यवस्थित करे। हास्य रस ये भी बहुत जरूरी चीज है। परामर्शदाता कभी कभी बीच बीच में तनाव को कम करने के लिए हास्य के या कुछ मधुर वाक्यों को बोलता है जिससे वातावरण सौम्य बन सके। उसके बाद जो परामर्शदाता कार्य करता है वो होता है विश्लेषण का कार्य। प्रार्थी की समस्या को विश्लेषित कर परामर्शदाता समस्या समाधान को प्रस्तुत करने में पहल करता है। यह आवश्यक नहीं कि वह सभी समस्याओं का हल करे, वह इसके संबंध में प्रार्थी के अंदर सूझ विकसित करने का कार्य करता है। इसके अलावा अगला जो कार्य परामर्शदाता करता है वो है विवेचना करना। परामर्शदाता सेवार्थी के व्यक्त किए गए वाक्यों की विवेचना करता है, एक दूसरे को जोड़ता है और जोड़ने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य परामर्शदाता करता है वो होता है आश्वासन देना। सेवार्थी को समस्या समाधान की आशा प्रदान करना परामर्शदाता का कार्य है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि आशा में ही जीवन का संचार होता है। परामर्श का सबसे महत्वपूर्ण एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष जुड़ी प्रविधियों के रूप में आश्वासन का कार्य देना होता है। यह उचित रूप से होना चाहिए, इसका ध्यान परामर्शदाता को रखना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण चरण है वो है जो सेवार्थी परामर्श लेने आया है उससे डिटैच करना या उससे परित्याग करना। परित्याग का अर्थ यहाँ उसकी समस्या जब सॉल्व हो चुकी है या समस्या का समाधान हो चुका है तो परामर्श के प्रविधि को समाप्त करना। कई बार सेवार्थी जो कुछ सोचता है या कहता है वह गलत होता है। इस प्रकार की विचारधारा को त्याग करना चाहिए। यह कार्य परामर्शदाता बड़ी सावधानी पूर्वक करता है और उसे करना भी चाहिए। कुछ गलत बातें ऐसी होती हैं जिनका त्याग किया जाना चाहिए और इसकी सूझ विकसित करने का कार्य परामर्शदाता करता है। सामान्य नेतृत्व प्रदान करना यह भी परामर्शदाता का एक महत्वपूर्ण गुण है। वह अपने अनुभव के आधार पर सामने वाले व्यक्ति के विचारों में इस प्रकार का परिवर्तन लाता है या फिर समस्या के संबंध में ऐसा दृष्टिकोण विकसित करता है कि इससे सामान्य नेतृत्व की क्षमता का विकास हो सके। अगला जो महत्वपूर्ण पक्ष परामर्श प्रविधि में किया जाता है, खासकर परामर्शी हस्तक्षेप की विधि में, वो है परामर्शी हस्तक्षेप, काउंसलिंग इंटरवेंशन। परामर्शी हस्तक्षेप को व्यावसायिक क्षेत्र में किसी परामर्शग्राही एवं परामर्शदाता के बीच एक संबंध के रूप में जाना जा सकता है। इसमें परामर्श द्वारा हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि परामर्शी का व्यक्तिगत विकास हो सके, उसका सामाजिक समायोजन हो सके और वह व्यवसायिक विकास के क्षेत्र में उन्नति कर सके। परामर्श की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान परामर्शदाता का मुख्य उत्तरदायित्व यह है कि वह परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के संबंध में उसे ध्यान दिलाए और उसके व्यक्तित्व के विकास को अच्छा बनाने की दिशा में अपना योगदान दे। इसके अतिरिक्त परामर्शदाता परामर्शग्राही को
प्रोत्साहित करने का काम करता है। मनोविज्ञान या परामर्श के क्षेत्र में परामर्शग्राही या व्यक्ति के ज्ञान के स्तर, अभिप्रेरणा के स्तर और जागरूकता या सजगता के आधार पर वह उसमें उत्पन्न मान्यताओं और सिद्धांतों के आधार पर प्रोत्साहित करता है। इसमें वह मनोविश्लेषणात्मक विधि, गेस्टाल्ट सिद्धांत, व्यवहारवादी उपागम आदि सिद्धांतों का भी उपयोग करता है। इन सब विधियों में व्यक्ति को प्रोत्साहित करने से व्यक्ति अपने अव्यक्त और अज्ञात संसार या सूक्ष्म प्रत्ययों, व्यवहार के नए आयामों और सामाजिक मानसिक अनुभव के विषय में जान पाता है और अपने व्यवहार को परिमार्जित कर पाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य परामर्शी हस्तक्षेप में किया जाता है वो होता है संबंधों में सौम्यता स्थापित करना। परामर्शदाता परामर्शग्राही के साथ संबंधों में सौम्यता स्थापित करने से दोनों के बीच एक बेहतर संबंध विकसित होता है, विचारों और भावनाओं का परस्पर आदान प्रदान होता है और इस प्रकार के संबंध से परामर्शदाता के प्रति परामर्श ग्रहण करने वाले के मन में एक विश्वास का भाव बनता है, जिससे वह अपने विचारों को खुलकर प्रकट कर पाता है। इसके अतिरिक्त सरल और स्पष्ट शब्दों में विचार प्रकट करने में भी परामर्शदाता सहायता करता है। सरल या स्पष्ट शब्दों में परामर्शदाता द्वारा प्रकट किए गए विचारों एवं प्रश्नों या सलाह को परामर्शग्राही स्पष्टता के साथ समझता है एवं अपने शब्दों में किसी परामर्श का विश्लेषण कर सकता है। इस प्रकार से परामर्श की हस्तक्षेप की प्रक्रिया में परामर्शदाता परामर्शग्राही को मदद करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष की ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, वो होता है हस्तक्षेपी व्यूह रचना या फिर परामर्श की पूरी प्रक्रिया में किस प्रकार परामर्शदाता एक योजना बनाता है जिसके आधार पर परामर्श ग्रहण करने वाले की समस्या का समाधान हो सके। ये क्या हो सकती है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। हस्तक्षेपी व्यूह रचना अर्थात इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज में परामर्श व्यूह रचनाओं में परामर्शदाता द्वारा प्रायः हस्तक्षेपी व्यूह रचना का प्रयोग किया जाता है। यह इस प्रकार की रचना है जिसमें परामर्शग्राही की असामान्य या कठिन व्यवहार की समस्या जो होती है उसके व्यवहार में उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है और उनको उनके मन के अंदर एक सूझ विकसित की जाती है, एक प्रणाली विकसित की जाती है जिससे वो अपनी समस्या का समाधान कर सके। इसके अंतर्गत कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। जैसा पहला कार्यक्रम इसके अंतर्गत जो किया जाता है वो होता है पुनर्बलन कार्यक्रम। कुछ छात्रों के अधिगम और व्यवहार के परिमार्जन के लिए उपहार या पुरस्कार दोनों रूप में हो सकता है, उपहार के रूप में भी हो सकता है और पुरस्कार के रूप में भी हो सकता है। पुनर्बलन का कार्य, पुनर्बलन का साधारण हम अर्थ समझे तो रिवार्ड देना या फिर प्रोत्साहित करना भी हो सकता है। इसमें सीखने या वांछित अनुक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें उदाहरण स्वरूप कुछ टोकन दिया जा सकता है पुरस्कार के रूप में, कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं या फिर कुछ समूह में उसका सम्मान करके भी पुनर्बलन का कार्य परामर्शदाता कर सकता है, जिससे परामर्शग्राही के अंतर्गत मन में संतोष, खुशी और आत्मगौरव की भावना उत्पन्न होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य परामर्शदाता करता है वो होता है खाली समय प्रदान करना। अधिगम प्रक्रिया के दौरान कक्षा में थकान या किसी अन्य शारीरिक मानसिक कारकों के कारण छात्रों का ध्यान भंग हो सकता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को उस अवस्था से बाहर लाए, उन्हें खाली समय प्रदान करे और कुछ समय बाद पुनः कक्षा के वातावरण निर्मित करे जिसमें शिक्षण का कार्य हो सके। इसके लिए वह उन्हें आरामदायक जगह में बैठाकर कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक की सहायता से आराम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। उसके अतिरिक्त हस्तक्षेपी व्यूह रचना में दैनिक संचार साधनों का प्रयोग परामर्शदाता करता है। जब व्यक्ति का व्यवहार अधिक समस्यात्मक हो और उस अवस्था में यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यालय या छात्र के अभिभावकों के बीच हमेशा संप्रेषण होता रहे। संचार, संप्रेषण डायरी, ईमेल आदि का प्रयोग कर परामर्शदाता परामर्शग्राही के मध्य संचार विकसित कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कार्य जो परामर्शदाता करता है वो है अनुबंध निर्माण। छात्रों के व्यवहारों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए आवश्यक अनुबंध बनाए जाने चाहिए, जिसमें शिक्षक, छात्र, अभिभावक एवं विद्यालय के अन्य कर्मचारी शामिल हो। अनुबंध व्यूह रचना में मुख्यतः वांछित व्यवहारों के संबंध में कथनों पर सहमति बनाई जाती है। एक निश्चित समय तक वांछित व्यवहार की प्राप्ति के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उसे प्राप्त करने की दिशा में परामर्शदाता को प्रेरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो परामर्शदाता कार्य करता है वह है स्वनिरीक्षण का कार्य। इसमें छात्र अपने व्यवहार का निरीक्षण करता है, उसके व्यवहार को रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाता है, विशिष्ट व्यवहार को चयन करने के लिए कहा जाता है और वांछित जो व्यवहार होते हैं उन्हें बार बार करने के लिए
प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार जो अवांछित व्यवहार है उनको दूर करने के लिए भी परामर्शदाता परामर्शग्राही का सहयोग करता है। कुछ सहभागी समूह का निर्माण भी इस अवस्था में परामर्शदाता करता है। परामर्शदाता द्वारा कभी कभी छात्रों का एक छोटा समूह बना लिया जाता है जिसमें ज्वलंत समस्याओं को बताया जाता है या उससे परिचय कराया जाता है, उनके संबंध में जानकारी दी जाती है और व्यवहार को परिमार्जित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरे अर्थों में यहाँ परामर्शदाता परामर्शग्राही को इस प्रकार से प्रशिक्षण देता है कि अपने व्यवहार को वो समझ सके और अवांछित व्यवहार को दूर कर सके। इसके अतिरिक्त निरीक्षण कार्यक्रम भी परामर्शदाता तय करता है। कुछ विद्यालयों द्वारा विशेष निरीक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाते हैं जिससे समुदाय का कोई सदस्य छात्रों के साथ साथ विद्यालय में अपना कीमती समय जो व्यय कर रहा है उसे अनुभव प्राप्त हो और वह कठिनाई को दूर करने में सहायक हो। निरीक्षण द्वारा कभी कभी प्रशिक्षण भी दिया जाता है या फिर आगामी भविष्य की क्रियाओं के प्रति भी छात्रों को प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परामर्शी हस्तक्षेप व्यूह रचना में परामर्शदाता परामर्शग्राही के बीच एक संबंध विकसित करके उसके समस्या को समाधान करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया में एक अवस्था और भी आती है जिसे फॉलोअप या अनुवर्ती सेवाओं की अवस्था भी कहा जाता है। विभिन्न कक्षाओं या पाठ्य विषयों में पाठ्य सामग्री की क्रियाओं में या फिर पाठ्य संबंधी गतिविधियों में यदि कोई समस्या आती है तो परामर्शदाता परामर्श कार्य के अतिरिक्त कुछ ऐसे कार्य भी करता है जिसके आधार पर भविष्य में इस प्रकार की समस्या पुनः विकसित ना हो पाए और वर्तमान में जो परामर्श प्रक्रिया की गई है उसकी प्रभावशीलता को भी बनाए रखे वह और उसकी प्रभावशीलता को बनाते हुए परामर्शग्राही की वह मदद कर सके। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को या फिर महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक है। अनुवर्ती सेवा या समाप्ति की सेवा परामर्श का अंतिम स्तर होता है जिसमें परामर्शदाता परामर्श की प्रक्रिया को समाप्त करता है। यह किस प्रकार से होना चाहिए या किस प्रकार से यह प्रभावी हो सकता है, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। अनुवर्ती सेवा निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख अंग है। कुछ शिक्षा शास्त्री इसे अनुसंधान या मूल्यांकन सेवा का अंग भी मानते हैं। अनुवर्ती सेवा विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने में अत्यधिक सहयोग प्रदान करती है, किंतु इसको मूल्यांकन सेवा का अंग मानना तर्कसंगत नहीं होता है। अनुवर्ती सेवा का गठन छात्रों को विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और जीविका में उत्तम समायोजन स्थापित करने के लिए किया जाता है। अनुवर्ती सेवा का कुछ उद्देश्य भी है जिसके आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि विभिन्न पाठ्य विषयों और पाठ्य सामग्रियों की क्रियाओं में छात्रों के प्रगति के स्तर और स्तर को निश्चित करने के लिए इस प्रकार की सेवा दी जाती है। दूसरा, अनुवर्ती सेवा का उद्देश्य सूचनाएं प्राप्त कर छात्रों को सहायता पहुंचाना भी होता है ताकि वह भविष्य के प्रति योजना बना सके। तीसरा, इसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है वह यदि कोई छात्र जीविका से संबंधित या फिर कोई कैरियर से संबंधित चुनाव करना चाहता है या किसी कैरियर का चुनाव करना चाहता है तो उसमें मदद करने के लिए भी इस प्रकार की सेवा दी जाती है। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई के दौरान विद्यालय किसी कारणवश छोड़ देते हैं। ऐसे छात्रों को जीवन में कैरियर चुनने की दिशा में मदद करने के लिए भी इस प्रकार की सेवाएं बहुत लाभप्रद मानी गई हैं। फिर निर्देशन कार्यक्रम की सफलता या मूल्यांकन के लिए भी अनुवर्ती की सेवा का बहुत महत्व है। स्कूल के कार्यक्रमों की जो कमियां रह गई हैं या फिर किसी प्रकार से परामर्श की प्रक्रिया में कोई कमी रह गई है उसे दूर करने के लिए भी अनुवर्ती सेवा का उपयोग किया जाता है। अनुवर्ती अध्ययन के कुछ प्रकार बताए गए हैं या कुछ परिस्थितियां बताई है जिसके आधार पर इन सेवाओं का निर्धारण होता है। पहला जो होता है इसमें विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की अनुवर्ती सेवाएं। विद्यालय छोड़ने वाले छात्र भी दो प्रकार के हो सकते हैं या दो श्रेणी के हो सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो अध्ययन को पूर्ण करने के बाद विद्यालय छोड़ते हैं और एक ऐसे विद्यार्थी भी हो सकते हैं जो अध्ययन के बीच में भी विद्यालय छोड़ देते हैं। इन दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के समय या फिर परामर्श की प्रक्रिया समाप्ति के बाद अनुवर्ती सेवा या फॉलोअप सर्विस की जाती है। इसमें सुझाव दिए जाते हैं, जैसे पहला जो सुझाव दिया जाता है तत्परता। जो प्राध्यापक या फिर जो भी शिक्षक है वह अनुवर्ती सेवा प्रदान करते समय विद्यार्थी के मन के अंदर तत्परता पैदा करता है ताकि समस्या का समाधान वो कर सके। दूसरा, उसके अंदर वो नेतृत्व का गुण विकसित करता है। अनुवर्ती अध्ययन में रुचि रखने वाले सहयोगी की एक समिति बनानी चाहिए। इस समिति का कार्य परामर्शदाता इस प्रकार निर्धारित करे कि परामर्शग्राही के अंदर नेतृत्व गुण विकसित हो सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य अनुवर्ती सेवा के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है वह है नियोजन प्रक्रिया की जटिलता को कम करना।
अनुवर्ती सेवा का कार्य यही होता है या फॉलो अप प्रक्रिया का कार्य ये होता है कि विद्यार्थी में किसी कारण से जो समस्या बन गई है या फिर समस्या को वो कर रहा है या फिर उसके जीवन में इस प्रकार की समस्या घटित हो रही है, तो उससे उसका निराकरण हो सके और वह समस्या को दूर करने के लिए उसके अंदर सूझ विकसित हो सके। कुछ रीतियां या कुछ प्रणालियां भी इस दौरान परामर्शदाता निर्धारित करता है, जैसे कुछ प्रश्नावली जो लंबी भी हो सकती है और छोटे स्तर की भी हो सकती है, जो उसकी समस्या से संबंधित हो। इस प्रकार के प्रश्नावली का निर्माण परामर्शदाता करता है। दूसरा, ऐसे प्रश्न इसमें हो सकते हैं जो पुराने छात्रों या पुरानी परिस्थिति से संबंधित हो। तीसरा, इसमें प्रश्नावली में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे पर संपर्क स्थापित किया जा सके और प्रश्नावली में प्रभावशीलता बनी रहे। इसके अलावा परामर्शदाता अनुवर्ती क्रिया में एक आलेख भी रखता है। आलेख का अर्थ यहाँ प्राप्त गई सूचना का एक संकलन करना, एक रिपोर्ट बनाकर रखना, वैसा कार्य भी परामर्शदाता इसमें करता है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तब उससे मदद मिल सके। फिर यह कार्य निरंतर वो करता है। अनुवर्ती कार्य जो फॉलो अप का कार्य होता है परामर्श प्रक्रिया के समाप्ति के बाद भी चलता रहता है। जब तक प्रार्थी की समस्या का समाधान ना हो सके तब तक अनुवर्ती क्रिया को करा जाना चाहिए, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का कथन है। फिर अनुवर्ती सेवा ऐसे छात्रों के लिए भी किया जाता है जो वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। यदि किसी बालक को कोई समस्या आती है और खासकर मनोवैज्ञानिक समस्या आती है तो परामर्शदाता परामर्श की प्रक्रिया के बाद अनुवर्ती कार्य की प्रक्रिया में इस प्रकार की प्रक्रिया को लगातार चलाता रहता है और लगातार इसके माध्यम से प्रार्थी की समस्या का समाधान करने के लिए उसको प्रेरित भी करता रहता है। अनुवर्ती सेवा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण रीतियां जो उपयोग की जाती हैं, जिनकी चर्चा यहाँ किया जाना आवश्यक है। उसमें एक होता है साक्षात्कार करना। जैसा कि विदित है, साक्षात्कार का मतलब एक दो व्यक्ति जब अपनी समस्या का समाधान एक दूसरे के समीप जब करते हैं और निष्कर्ष पर आते हैं तो उसको हम साक्षात्कार कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार में एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो परामर्शदाता होता है और एक प्रार्थी होता है जिसको समस्या होती है। दूसरी जो विधि इस अनुवर्ती सेवा में उपयोग की जाती है वो होती है प्रश्नावली। जैसा कि पूर्व में बताया गया कि प्रश्नावली में कुछ प्रश्न होते हैं जो उसकी समस्या या वर्तमान परिवेश से संबंधित होते हैं। परामर्शदाता कोशिश करता है कि उसकी समस्या के सभी पक्षों को प्रश्नावली के माध्यम से वो जान सके। एक चेकलिस्ट का भी निर्माण अनुवर्ती सेवा के अंतर्गत परामर्शदाता करता है। चेकलिस्ट का अर्थ यहाँ सभी उसके रुचि, उसकी योग्यता, उपलब्धि के आधार पर कुछ ऐसी हायरार्की बनाना या फिर ऐसा क्रम बनाना जिसके आधार पर समस्या की पहचान हो सके और समाधान की दिशा में प्रयास किया जा सके। इन सब बातों को वह लिखित रूप में भी रिपोर्ट के रूप में रखता है और ये पूरी प्रक्रिया में, इस अनुवर्ती प्रक्रिया में और परामर्श की पूरी प्रणाली में इसका बहुत महत्व होता है। तो आज हमने परामर्श की अनुवर्ती प्रक्रिया जिसमें हस्तक्षेप प्रणाली और फॉलो अप सर्विस, इसके विषय में चर्चा की। निश्चित रूप से आप सभी को इसका लाभ मिलेगा, ऐसी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही सुभाषित इसी मंत्र से सुरभित उपवन अपना, मातृभूमि और सृष्टि की सेवा का सुंदर सा सपना, सा सुंदर सा सपना। आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है। विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहे ये लक्ष्य हमारा है, बहे ये लक्ष्य हमारा